दोस्तों कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई इमोशनल बात नहीं, एकदम लॉजिकल बात करते हैं। तुम्हें अभी पढ़ने पड़ रहे 6 सब्जेक्ट, मैं पढ़ाता हूं सिर्फ एक इंग्लिश, वो भी पिछले 15 साल से। मैं जानता हूं एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है। यानी मैं तुम्हें वो बता सकता हूं जो तुम्हारा गेम चेंज कर देगा। जी हां, आज मैं तुम्हारा गेम चेंज करने के लिए आया हूं। जल्दी से एक साथ कमेंट में लिखो गेम चेंज, क्योंकि आज से बदलने वाला है गेम। मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें, पूरा इंग्लिश का एनालिसिस करके दिखाता हूं कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, किस में से ज्यादा आता है, कौन सा ज्यादा आसान रहेगा। आओ जल्दी से देखते हैं। पहले देखेंगे फर्स्ट स्लाइड में भाई देखा जाए तो तुम्हारे 9 चैप्टर्स है ना, 9 चैप्टर्स है। लेकिन कुछ चैप्टर्स मैंने ऐसे लिखे हैं जिसपे तुम्हें सबसे पहले अपना टाइम लगाना है। तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा समय रह गया अगर तैयारी के लिए, तो ये चैप्टर्स हैं। सबसे ज्यादा समय किस पे लगाना है, तो ये चैप्टर्स है। क्यों है ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट, बताता हूं। सबसे पहला है अ लेटर टू गॉड। वैरायटी ही नहीं है, वैरायटी ही नहीं है इसमें। सीधा सा एक छोटा सा इवेंट है कि वो एक लेटर लिखता है गॉड को हेल्प के लिए, 100 पैसों के लिए। बाद में जो उसकी हेल्प करता है उसी को वो बंच ऑफ क्रुक्स कह देता है। बस इतना से, कहानी ही ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी कर लोगे। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अ लेटर टू गॉड वो चैप्टर है। खोलते टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। दूसरे नेल्सन मंडेला, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारी किताब का। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, अरे मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, वो देख लेना। लेकिन सबसे ज्यादा 6 नंबर का सवाल जिससे बनता है ना भाई, ये है नेल्सन मंडेला। अच्छा, इसमें फायदा क्या है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना नॉर्मल होते हैं कि बताओ डिस्क्रिमिनेशन पे तुम क्या कहना चाहोगे। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, भूल भी जाते हो, कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है, 2-4 लाइन अपनी तरफ से भी बनानी पड़ रही हैं, तो इसमें बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं, क्योंकि भाई हमारे देश में भी तो स्ट्रगल ही हुआ था। फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल किया था, अल्टीमेटली सक्सेस मिली थी, डेमोक्रेसी आई थी, यही तो था। तो ये पढ़ना आसान है, इसके बारे में लिखना आसान है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पढ़ना सबसे आसान क्यों है इन चैप्टर्स को, क्योंकि नेल्सन मंडेला कोई काल्पनिक कोई व्यक्ति नहीं है, ये रियल में एक इंसान थे। तो इनके बारे में अगर कहीं इधर उधर से भी पढ़ लोगे, इधर उधर की वीडियो भी देख, तो भी क्लियर हो जाता है। ऐसे एनी फ्रैंक भी रियल लाइफ का कैरेक्टर, एक लड़की की कहानी है। इसमें भी वैरायटी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कि क्या क्या उसने उसमें अपनी डायरी में लिखा हुआ था। तो सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताया हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उसने बताया कि क्लास में अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या, कैसे उसके टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो उससे कैसे बहुत ज्यादा इरिटेट होते थे, क्योंकि उसको चैटर बॉक्स की आदत थी, वो एक चैटर बॉक्स थी, बोलने की बहुत आदत थी। इस पर वो होमवर्क देते थे। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, वैरायटी नहीं है। अगर वो 2-3 लाइन, 4-5 लाइन तुमने घोल के पी ली और तुम्हें ये चैप्टर फिर अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो तुम लिख दोगे, इजीली लिख दोगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट के अगर मैं बढ़ता हूं तो मैडम राइड्स द बस, इतनी मजेदार कहानी है और इतनी सिंपल है, इतनी इजी है। क्या किया था उसने, कैसे वो राइड की थी, पहले खुश क्यों थी और बाद में खुश क्यों नहीं थी। 4-5 लाइंस जो इसकी, वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो अगर तुमने एक बार देख ली ना, घोल के पी ली, 6 नंबर में दोनों के मिक्स सवाल होने के चांसेस होते हैं। ये पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन में ये वो है सारे ही चैप्टर्स जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके ऊपर पूरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ जाता है। इनको तो घोल के पीऊंगा मैं क्या करूंगा कि कोई और चैप्टर सब अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे अच्छे चैप्टर है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा चैप्टर है, सरमनेट बनारस भी अच्छा है, प्रपोजल भी अच्छा है। सारे ही करने हैं, सारे ही करके जाऊंगा भाई, सारे ही करके जाऊंगा। लेकिन ये वो है, इनका तो एक एक सवाल बना के रखूंगा। इनका क्वेश्चन बैंक से लेके सैंपल पेपर में जो पूछा गया, पीवाईक्यू में जो पूछा गया, एक्सट्रैक्ट बेस सबसे ज्यादा इनके करूंगा, क्योंकि ये वो है जो मुझे कम समय में ज्यादा नंबर दिलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं अगर मैं पोएम्स की। भाई 10 पोएम है, लेकिन तुम्हें पूरी 10 पे एक साथ अटैक नहीं करना। अटैक किस पे करना है, स्ट्रेटेजिकली चलता है। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्टैंजा की पोएम है, बहुत पूछी जाती है, बहुत आता है इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड स्टैंजा। फायर एंड आइस बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें कि फायर का मीनिंग क्या था, आइस का मीनिंग क्या था। जिसको ये पता चल गया, हो गया काम, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा। ये 10 मिनट में कवर हो जाती है पोएम, 10 मिनट में। अ टाइगर इन द जू, सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी से पूछा जाता है पोएम्स में, उन पोएम्स में ये टॉप पे रहती है, टाइगर इन द जू। इसका एक्सट्रैक्ट भी खूब आता है, इसके शॉर्ट आंसर टाइप भी बहुत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। बॉल पोएम तुम्हारी खुद की लाइफ से रिलेटेड पोएम है, इसलिए इसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। इसको आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें बार बार बोलेगा बॉल क्या थी, बॉल चाइल्डहुड मेमोरीज थी, उसकी पास्ट मेमोरीज थी जो उसने खो दी थी। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि वो मैच्योर हो गया है, उसने सीख लिया है, एक्सेप्टेंस आ गई है कि अब चीजें वो खोएगा, बड़ा हो चुका है। इसके ऊपर है, बहुत प्यारी सी पोएम है। तो ये बॉल पोएम तुम्हें करनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जॉन बैरीमैन की बॉल पोएम, उसके बाद अमेंडा, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, और कुछ भी नहीं है कि उसकी मदर उसको नैग कर रही है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो कह रही कि मैं मर्मेड होती, इससे अच्छा तो मैं ऑर्फन होती। बस यही तो कह रही, कुछ भी नहीं है, हलवा है। अब मैं इसकी कंपैरिजन अगर करने लग जाऊं,
द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से। भाई इन टोटल पोएम्स में इतने स्टैंजा नहीं है जितने अकेली द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में, जो कि तुम्हारी सबसे लास्ट पोएम है ना। तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि मैं उस पोएम पे सबसे ज्यादा समय लगाऊंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें चॉइस होती है कि नहीं, तो चॉइस में मैं इनको इतने बढ़िया से खोल के जाऊंगा कि अगर चॉइस में मुझे इनमें से कोई सी पोएम दिखेगी, चाहे वो एक्सट्रैक्ट वाला हो, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे फिर मेरे शॉर्ट आंसर टाइप कोई सा भी हो, तो मैं इनमें पकड़ लूंगा ना, इनमें पकड़ लूंगा कम समय में। कितनी पोएम बताएं? 1 2 3 4 5, बस 5 पोएम्स है। 10 में से 5 ऐसी पोएम निकाल के दी हैं कि जो तुम्हें एग्जाम में ऐसे भर भर के नंबर चले। इनका कुछ मत छोड़ना, इनके खूब सारे एक्सट्रैक्ट लगाना, इनके शॉर्ट आंसर खूब करना, इनके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाले वो सब अच्छे से करना। वही अगर मैं कंपैरिजन करूं इन पोएम की, मैं कंपैरिजन करूं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, भाई पोएम के नाम पे ये कुछ भी नहीं है। ये तो एक बार पढ़ भी लो, उससे भी याद हो जाएगी, जानवरों की पहचान ही तो बताइए, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें इतना ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप कवर हो जाती है। बोरिंग सी भी है, काफी बड़ी भी है। ये वो पोएम थी जो तुम्हें नंबर खूब दिलाएंगी, कम समय में तैयार हो जाएंगी। आगे बढ़ते, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, सिलेबस पूरा करके जाना। याद रखना सबका सेट अलग होता है और हर पोएम से, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट पूछा जाता है। ये वो है जिनको टिप्स पे रखना है, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अगर इनको स्ट्रेंथ बना के एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होंगे। इनमें जो महंगे वाले क्वेश्चन है, 6 नंबर वाले, जो एक्सट्रैक्ट है जिसमें नंबर लूटे जा सकते हैं, वो तुम्हें ज्यादा दिखेंगे। अभी से बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। भाई वैसे तो इसमें भी 9-10 चैप्टर हैं। इसमें कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें वैरायटी कम देते हैं, नंबर ज्यादा देते हैं? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कुछ भी नहीं है। उसका कुत्ता होता है, मलन्यूट्रिशन का शिकार हो, उसे लग रहा होता है ओवर पैम्परिंग करता है, ओवर ईटिंग करा देती हैं मिसेस पम्फरी। फिर डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करते, बस उसको खाना नहीं देते और कुछ भी नहीं है। ओवर पैम्परिंग, ओवर ईटिंग के ऊपर है, ओवर लविंग, किसी को कोई बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है उसके ऊपर है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कुछ भी नहीं था। द मिडनाइट विजिटर सबसे आसान। क्या वैरायटी है? कुछ नहीं कि वो रूम में जाता है, रूम में उसको पहले से कोई और मौजूद मिलता है, वो एक कहानी सुनाता है, वो 3 लाइन की कहानी। हर जगह वही सवाल घूम फिर के आएगा कि वो कैसे अपनी चालाकी से सामने वाले को आउटविट कर देता है, कितना विटी होता है। बस ये तो दिखाना है कि मैक्स नाम का जो वहां पे स्पाई आता है, कैसे उसको ऑजेबल बाहर निकाल देता है, कैसे जान बचा लेता, बल्कि मरवा देता उसको। तो वो बालकनी वाला इसके अंदर एक एपिसोड है, बहुत आसान सा है, 3-4 लाइन में खत्म हो जाता है। मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं, अलग अलग सेपरेट चैप्टर बना हुआ है इसका। मिडनाइट विजिटर का अलग चैप्टर है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का अलग है। सारे टॉपिक्स पहले ही मैं करा चुका हूं, तब मैं ये बात कर रहा हूं। अब एक और चैप्टर आता है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि सर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बड़ा बोरिंग है, मजा नहीं आता। भाई साहब इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसकी मां का क्या रोल था उसके साइंटिस्ट बनने में, और दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या होता है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें वैरायटी नहीं है, बार बार कह रहा हूं। ऐसे उंगलियों पे गिन लोगे लाइंस के, बस ये 4-6 लाइंस अगर मुझे पता है तो मैं कोई भी लॉन्ग आंसर भी कर सकता हूं। और जो क्वेश्चन भी आते हैं ना, बड़े ओपन एंडेड, बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं। बताओ साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना है, भाई मैं अपनी तरफ से भी तो लिख सकता हूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। साइंटिस्ट बनने के लिए क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, रेजिलियंस, परसिवरेंस, ये सब तो चाहिए होता है। तो ये बहुत इजीली हो जाता है, बहुत मजेदार चैप्टर है। नेक्स्ट आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तुम्हारी किताब का ही नाम है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। एक ही क्वेश्चन बनता है, बार बार एक क्वेश्चन बनता है, वैरायटी नहीं है। अगेन आई से वैरायटी नहीं है इसमें भी। क्या वैरायटी नहीं है भाई? एक ही क्वेश्चन बनेगा, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हाउएवर ही वाज अ लॉलेस पर्सन। भाई ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लॉलेस था, तो क्या लॉलेस किया था उसने? भाई उसने क्या क्या कानून तोड़े थे, वो एपिसोड की वो लाइंस तुम्हें बस याद रखनी है कि कहां किसको पीटा था, मारा था, भागा था। ये तुमने याद रख लिया, इसमें कुछ है ही नहीं। 6 नंबर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके। अगर तुमने 6 नंबर पकड़ लिए, पीवाईक्यूज 6 नंबर पकड़ लिए इसके, वाह, फिर देखना तुम्हारा काम कितना आसान हो जाता है। वैरायटी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन बार बार बनेगा कि जो डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होती है, उसका जो मिसयूज इसने किया, अगर वो मिसयूज ना करता तो कितना वो काम में आ सकती थी। बताओ साइंस के प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, इस तरह की चीजें होंगी, और वो भी बहुत ज्यादा अलग नहीं होती हैं। इसलिए फुटप्रिंट विदाउट फीट में टाइम लगाना, क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक्सट्रैक्ट बेस ज्यादा आएगा, लॉन्ग आंसर में ज्यादा आएगा। नेक्स्ट आता है भोली। बड़ा शानदार चैप्टर था। एजुकेशन के ऊपर सवाल उठता है कि कैसे एजुकेशन हासिल करने के बाद, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का सवाल आता है कि एजुकेशन हासिल करने के बाद कैसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, कैसे आपको विंग्स मिल जाते हैं उड़ने के लिए।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। सिंपल था कि वो डॉवरी को मना कर देती है, अपनी शादी को कैंसिल कर देती है और एजुकेशन उसको वो ताकत देता है। मेन यही था कि भोली कैसी थी, सिंपलटन थी, उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता, सब उसको भोली पागल कहते थे, लेकिन वो स्टैमर भी करती थी, परेशान थी, लेकिन जब उसे एजुकेशन हासिल होती है तो वो एक अलग लेडी बन जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है। प्यारा सा चैप्टर है, तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल नॉलेज, अपने मन से भी अगर आंसर सोचोगे तो वही आंसर इसके निकलेंगे। जो भी क्वेश्चन इसके होंगे उसमें कोई वैरायटी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 6 नंबर में इसमें से भी 6 नंबर का आएगा, इसमें से भी 6 नंबर का आएगा, इसमें से भी आएगा। तो ये वो टॉपिक्स है। एक आता है दी नेकलेस मटिल्डा की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है मटिल्डा की, कैसे एक सेल्फिश ब्यूटीफुल एक पुअर लेडी मटिल्डा अपनी जिंदगी खराब कर लेती है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें से भी नहीं बनते, बस ये होता है कि ओवर एम्बिशियस होने के क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे मटिल्डा ने अपनी लाइफ खराब की, जो सोसाइटी में जो स्टेटस सिंबल बन गया है, शो ऑफ हो गया, वो उसका क्या रोल है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना भाई, बार बार कह रहा हूं, ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही नहीं बता रहा सिर्फ कि इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं ये भी बता रहा हूं कि ना टाइम कम कंज्यूम करेंगे तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी चीजें पता होंगी। इनमें वैरायटी तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिखेगी। इन सभी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा एपिसोड्स बहुत लेवल पे नहीं नजर आएंगे। जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट की अगर मैं बात करूं, तुम्हें भी पता उसने क्या किया होगा, जब गायब हुआ होगा बस उसने क्राइम किए थे, बस वो दो लाइंस तुम्हें याद रख लेनी है। तो इनमें बहुत ऐसी वैरायटी नहीं है जिसको देख के तुम परेशान हो जाओगे। अब मैं बढ़ूंगा आगे आगे हमारी राइटिंग सेक्शन और ग्रामर में क्या करना है। उससे पहले मैं बता दूं, मैं तुम्हारे लिए 5 TRP शुरू कर चुका हूं। 5 टाइम्स रिवीजन प्लान, लाइव लेक्चर्स मैंने क्लास 10th के तुम सबको करवाए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले हुए हैं। एग्जाम के बाद 15 एग्जाम के बाद 15 तारीख का, जो 17 तारीख का इनफैक्ट जो तुम्हारा एग्जाम है मैथ्स का, 17 तारीख को पेपर देके 5 बजे यहां हाजिर हो जाना। 17, 18, 19, 20, 21 डायमंड सीरीज शुरू कर रहा है तुम्हारा भाई। डायमंड सीरीज में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी ये टॉपिक्स हैं, आंसर लिखना कैसे, लिख लिख के प्रैक्टिस पूरा यहां पे सेट करवा दूंगा बहुत आसानी से। तो 17, 18, 19, 20, 21 को तो एग्जाम ही है तुम्हारा। बिल्कुल भी कुछ और मत सोचना, चुपचाप से आके अपने लैपटॉप अपने मोबाइल के आगे बैठ जाना लाइव, तुम्हारा भाई तुम्हें यही मिलेगा। साथ ही 8 तारीख को 8 फरवरी को तुम्हारा मैं एक एग्जाम ले रहा हूं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अगर ये वीडियो तुम 8 तारीख से पहले देख रहे हो तो वो एग्जाम तुम्हें जरूर देना है, ठीक है। उसके क्वेश्चन पेपर तुम्हें बाद में मिल जाएंगे, तो उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन। भाई लेटर आता है, एडिटर का सबसे ज्यादा लेटर आता है, कोई वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं पूछता, कॉमन लाइंस होती हैं और जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा सेम रहता है कि भाई सेंडर्स का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, ऐसे यही सब चल रहा होता है, सब्जेक्ट वगैरह सब कॉमन होता है। एक मेरा वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। उसमें भी कॉमन लाइंस है, मैंने करवा रखी हैं। थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, ऐसे करके ना कॉमन लाइंस है। वो कॉमन लाइंस मैंने सब बता रखे हैं, उसके अलग कुछ नहीं आता, तुम्हें सिर्फ अपनी तरफ से 2-3 लाइन लिखनी होती है। इसको प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड आंसर ऐसे यूं करके देख लो, वेबसाइट पे देख लो, चैट जीपीटी पे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा ये लाइंस ऐसे लिखनी है, डन हो गया तुम्हारा काम। एनालिटिकल पैराग्राफ, भाई 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, हाथ पैर फूल जाते हैं तुम्हारे, कुछ भी मत करना। इसमें फोकस करना है तुम्हें कॉमन लाइंस पे। कुछ कॉमन लाइंस होती हैं जो कि हर एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो। कहाँ है वो कॉमन लाइन, क्या है वो कॉमन लाइन, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने 5 TRP के अंदर करवा रखा है। एनालिटिकल पैराग्राफ बाय डियर से सर्च करोगे, उसमें मिल जाएगा। अरे डायमंड सीरीज में तो जुड़ोगे मुझसे, वहां करवा दूंगा। कॉमन लाइंस होती हैं कि शुरुआत कैसे करनी है, जैसे इट इज जनरली बिलीव दैट, और जो भी मैक्सिमम उसके अंदर जो डेटा में मैक्सिमम कोई चीज होती है उसको मेंशन करो, लोवेस्ट को मेंशन करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिखाई दे रही है उसको कैसे पुट करना है, वो बस तुम्हें याद रखना है। बहुत ज्यादा वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट की कुछ लाइन होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आई वुड कंक्लूड दैट, ऐसे करके, इन माय ओपिनियन, ऐसे करके कुछ कॉमन चीजें होती हैं। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि तुमने उसको डेटा को कितने अच्छे से एनालाइज, भाई तुमने जो वर्ड्स लिखे हैं, जो फ्रेजेस लिखे हैं, वो कितने शानदार हैं, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में बहुत सारा टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जूस पिला रहा हूं कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसको पक्का कर लोगे तो एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आओगे। मत पढ़ना उन चक्करों में कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड करना है और फिर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, हमें फिर प्रेपोजिशन और ये करना है। भाई मत फंसना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट पक्का करो, पास्ट इंडेफिनिट पक्का करो, परफेक्ट कंटिन्यूअस पक्का करो। ये 3 पक्का कर लेना, इसी में से मैक्सिमम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे। मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से आते हैं। टेंस की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी में कवर हो जाता है कहीं ना कहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलती बहुत होती है, पास्ट इंडेफिनिट की गलती बहुत होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी, हैज बीन, हैव बीन वाला कोई सा भी, चाहे वो प्रेजेंट का या पास्ट का, ये पक्का करके चलना। दूसरी चीज, आर्टिकल्स आते हैं ए एन दा। ए एन दा का कहां इस्तेमाल हो रहा था? कहीं कहीं गलत दा लगा होता है, कहीं कहीं गलत एन लगा होता है, खामा कहां ए आना है दा लग गया, दा लग गया ए आना था, ऐसे करके मिस्टेक्स होती हैं। ए एन दा का पक्का करते हुए चलना कॉन्सेप्ट। इनको पक्का कर लोगे तो तुम्हें ग्रामर में बहुत हेल्प हो जाएगी। और ग्रामर का मैंने एक लाइव सेशन लिया था तुम्हारे भाई ने भी, क्या शानदार लाइव सेशन था। लाइव सेशन नहीं था, वो टीचिंग की पोइट्री थी जो तुम्हारा भाई सुना रहा था। हाँ जी, टीचिंग की पोइट्री कहता हूं उसे। ऐसे रिदम में हम लोगों ने 5 घंटे, ऐसे 5 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। पूरी ग्रामर, जिसमें ये सारी चीजें, एनालिटिकल, पैराग्राफ, राइटिंग सेक्शन, सब कुछ कवर किया था। सारी ग्रामर 0 से शुरू करी थी और एंड तक लेके गया था। वो सेशन अब तक नहीं देखा, देख लेना। 1 घंटा लगा के, 1 घंटा लगा के देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, बट देखना देना, कॉन्फिडेंस तुम्हारा अपने आप बढ़ जाएगा। एक मॉडल्स को पक्का करते हुए चलना, खास तौर से मस्ट कहां आएगा, कैन कहां आएगा, माइट कहां आएगा, ये वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्रामर में वैसे पूरी ग्रामर पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पास समय है, पढ़ो, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन सा रखना है? इन्हें रखना है। समय कम है, क्या करूं? बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ यार। डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, गेम चेंज करना है। ये है वो टॉपिक। और सच बता रहा हूं, ये किसी किताब में नहीं लिखे, कोई तुम्हें बताएगा नहीं। क्यों? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन बोल रही है। मैं कोई तुक्के नहीं लगा रहा हूं, मैं जानता हूं कि कहां से क्या पूछा जाता है। मैं जानता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है। क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता क्लास 10th के लेवल पर सीबीएसई का जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ ना कुछ गलती ना करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर तुम्हें करना है तो ये टेंसेस तुम्हें, पास्ट टेंस तुम्हें पता होना ही चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं करना होता, टेंसेस को पक्का करना होता है। जिसके जितने अच्छे पक्के टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन वो आराम से कर लेगा। इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, क्योंकि उसे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके तो वो 2-3 छोटे छोटे से रूल होते हैं। जिसने ये कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक बार भी देख लेगा तो काम हो जाएगा। तो तुम अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अगर पहले पढ़ने गए और टेंसेस तुमने पक्के नहीं करे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा, ना टेंस समझ में आएंगे, बेकार होगा तुम्हारा समय, टाइम वेस्ट। लेकिन ये तुम्हें नहीं करना है दोस्तों, यहीं पर नहीं रुकना है। अभी अनसीन पैसेज की बात करते हैं। 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में, तुम्हारे 20 नंबर के एग्जाम में आते हैं। कैसे करना है? अनसीन पैसेज की अलग से प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट करोगे तुम, कुछ अलग से प्रैक्टिस मत करना। एक बार एक अनसीन पैसेज लगा लेना, टोटल काफी है। उसकी जगह वोकैब पे ध्यान देना। तुम्हें जितनी वोकैब लर्न कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा वोकैब को लर्न करना है। मैंने लाइव सेशन लिया था वोकैब का, 1000 से 1200 वोकैब लर्न कराई थी खड़े खड़े। तुम वो सेशन देखना, वोकैबुलरी 1 घंटा वोकैबुलरी देख लो, इसकी प्रैक्टिस से बढ़िया रहेगा। साथ में मैंने टॉनिक सीरीज बना रखी है कि आपको अपना आंसर फ्रेम कैसे करना है, कॉमन लाइंस कैसे होती हैं, अपने खुद के शब्दों में कैसे बनाना है, उससे तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। टॉनिक सीरीज है, 3-4 वीडियोस हैं, वो देख सकते हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनसीन पैसेज में ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। वोकैब मेरा बढ़िया हो और मुझे हिंदी समझ में आ जाए कि उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें लिखा हुआ क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे हो जाए। क्योंकि अनसीन पैसेज किसी किताब से नहीं आएगा, किसी सैंपल पेपर से नहीं आएगा, किसी टीचर को नहीं पता। अरे पेपर जिसने बनाया है उसको भी नहीं पता कि मेरा पेपर सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो कोई नहीं बता सकता। टाइम वेस्ट मत करना, इसका सारा टाइम लगाना वोकैबुलरी को मजबूत करने में। जितनी वोकैब समझ पाओगे उतना अच्छा अनसीन पैसेज का तुम आंसर कर पाओगे। कोई डाउट आए ना, कोई डाउट, तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे है, ये रहा डियर सर काशिफ के नाम से, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यहां पे फॉलो करके रख लेना। शॉर्ट्स ऐसे ही जो छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो तुम्हें देता रहूंगा। एग्जाम तक फॉलो कर लेना, बाद में फॉलो कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा फायदा होता रहेगा। बिल्कुल मत घबराना, कोई दिक्कत है कुछ भी है मुझे कमेंट्स करो, टैग करो, स्टोरीज में मैसेज करो। कितनी, 1 बार नहीं देखूंगा, 2 बार कर दो यार, कोई नहीं, मैं देख लूंगा। मैं चाहे रिप्लाई ना करूं बट मैं तुम्हारी समस्या समझ लूंगा। दोस्तों, ये आज मैंने तुम्हें ना जूस पिलाया, रस पिलाया। इस तरह से जाओगे, कम से कम 15 से 20 नंबर फालतू करके लेके आओगे। अगर तुम्हारे अभी 60 आने होंगे ना, तो 60 की जगह कोई बड़ी बात नहीं, 75 तक पहुंच जाओगे। अगर तुम 70 वाले बच्चे हो, कोई बड़ी बात नहीं, 90 टच करोगे ही करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें रस पिला रहा हूं। अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, सिलेबस पूरा तुम्हारा भाई करवा रहा है, तुम्हें भी पूरा करना है। ये प्रायोरिटी पे रखने, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी टेंशन हो, तुम्हारा भाई साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, लाइक से भर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।